3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए 16 में से। आज चौथा चैप्टर कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कि अब आप लोग को अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग आ रही होगी क्योंकि आप लोगों ने यूनिवर्स के बारे में काफी इंफॉर्मेशन ले लिया है। ये लास्ट चैप्टर था यूनिवर्स एंड इट्स फिनोमेना, जिसके बारे में हम लोगों ने काफी सारी इंफॉर्मेशन करंट अफेयर्स के साथ में कंप्लीट की थी। और आज हम लोग जो चैप्टर देखने वाले हैं वो है आपका फाइनली स्पेस टेक्नोलॉजी। ये वो वर्ड है जो कि यूपीएससी के सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है। मतलब कि अगर मैं आपको हर बार ये सिलेबस दिखाता जाऊंगा ताकि आपके मन में ना ये सिलेबस बस जाए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या पूछता है, कितना पूछता है, कहां से पूछता है। तो अभी तक देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ ये एक सिंगल वर्ड है स्पेस, जिसको कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में भी हमने काफी टाइम दिया था, बट एक बात का ध्यान रखना, ये सिर्फ स्पेस नहीं है ना। अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ स्पेस, अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ स्पेस जब भी बात करते हैं तो काफी वाइड टर्म है ये। और जितने सारे रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, हमारा ब्रह्मांड है, इन सबके बारे में यूपीएससी बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ में क्वेश्चन पुट अप करता है। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आज के लेक्चर के बाद जब भी आप अपना कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन को उठाओगे, सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो डेफिनेटली 100% आपके स्पेस सेक्टर से वो क्वेश्चंस लगना स्टार्ट हो जाएंगे और यहीं से आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट होगा। तो कोई दिक्कत आए तो मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जरूर से मिलना। यहाँ पे आगे भी ये रहा। अगर कोई भी डाउट आती है तो यहाँ पर मिलना। जो भी बुक है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपडेट कर दिया है, तो काफी दिन पहले अपडेट किया, तो इसलिए आप जब भी आना तो यहाँ पर साइंस एंड टेक यूपीएससी वाला ऐसा कुछ लिख के सर्च कर लेना, जैसे कि आपको एक्जैक्टली वो बुक पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाए। ना सिर्फ इंग्लिश में, मैंने हिंदी में भी अपडेट कर दिया है, तो जिसको भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जिनको पढ़ना है वो भी आराम से किताब ओपन करके, मेरे लेक्चर्स इंग्लिश में ही होंगे, तो इंग्लिश वाले शब्दों को बहुत अच्छे से आप समझते हुए, कॉन्सेप्ट को समझते हुए अपनी किताब की रीडिंग लगा सकते हैं, जिससे कि आपको वो टर्म्स भी सारे के सारे समझ में आने लगेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने उस एक सिंगल वर्ड पर फोकस करते हुए जिसका नाम है स्पेस। अब कहानी यहाँ तक आ चुकी है कि स्पेस के बारे में तो हमने बहुत सारी जानकारियां ले ली, यूनिवर्स, ब्रह्मांड कैसे ओरिजिन हुआ, अलग अलग फेनोमेना, हम लोगों ने बहुत इंटरेस्टिंग फेनोमेना लास्ट लेक्चर में करंट अफेयर्स के थ्रू डिस्कस किया था, है ना। वर्म होल्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, हमने गामा रे बर्स्ट के बारे में डिस्कस किया था, हमने बिग बैंग थ्योरी का वो आखिरी किरण जो माइक्रोवेव फॉर्मेट में चल रहा है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, और हम लोगों ने चिक्स इम्पैक्ट के बारे में डिस्कशन किया था। ऐसे कई सारी चीजें थी जिनको अगर आप याद रखते हो अपने साथ तो आपको बहुत इंटरेस्ट क्रिएट करता है इस सब्जेक्ट में। फिलहाल मैं आपसे ना एक सिंगल क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। यहाँ पर हम लोग इतने देर से ये वर्ड का प्रोनाउंसिएशन मुझे लगता है सैकड़ों बार कर चुके होंगे, स्पेस। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आखिरकार ये कॉन्क्रीट वर्ड में स्पेस का मतलब क्या है, कैसे डिफाइन करोगे? कोई पूछता है कि बेटा एक बात बताओ स्पेस होता क्या है, तो आप उसको कॉन्क्रीट लैंग्वेज में, कॉन्क्रीट डेफिनेशन में कैसे बता पाओगे कि ये स्पेस है? तो उसके लिए साइंटिफिक कम्युनिटी कैसे डिफाइन करता है उसको एक बार सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। मानते हैं कि हमारा ये एक सुंदर प्यारा सा अर्थ है, तो दोबारा अर्थ बन गया, एक ही चाहिए भाई अपने को, तो यहाँ से एक ले लिया तो थोड़ा और बड़ा कर देते हैं और इसको ले लेते हैं। हमने बस एक सिंगल लेयर दिखाना था। तो यहाँ पर जब भी हम लोग बात करते हैं तो हम लोग इस अर्थ के ऊपर बहुत सारा एटमॉस्फेयर देखते हैं। आप लोग ज्योग्राफी में अभी अगर पढ़ चुके हो या फिर आगे चल के इस बात को पढ़ोगे कि जब भी हम लोग इसके ऊपर ये लेयर्स की बात करते हैं तो हम लोग बचपन में एनवायरमेंट वगैरह में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ पर सबसे पहला आपको एक लेयर मिलता है जिसको आप लोग नाम देते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फियर। ये एक्चुअल में इक्वेटर के साइड में ज्यादा ऊंचा होता है और पोल के साइड में नीचा होता है। मतलब कि पोल के साइड में तो 8 किलोमीटर ऊंचाई होता है, इक्वेटर के साइड में अप्रॉक्सिमेटली 16 से 18 किलोमीटर तक भी चला जाता है। अब इसके ऊपर हम लोग अपना ओजोन वाला एक लेयर देखते हैं जिसको कि हम लोग ओवरऑल एक बड़े नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। ये वही लेयर है जिसमें आप लोग अपने जेट प्लेन्स उड़ते हुए देखते हैं क्योंकि यहाँ पर टर्बुलेंस बहुत कम होती है। स्ट्रेटोस्फियर का ही छोटा सा लेयर है जिसको हम लोग ओजोन लेयर बोलते हैं। इसके बाद एक्चुअल में हम लोग का एक और लेयर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेसोस्फियर। मेसोस्फियर। और इसके ऊपर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारा एक बड़ा सा लेयर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोस्फियर और आयनोस्फियर। मतलब कि ओवरऑल हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये थर्मोस्फियर है और इसी का एक सेगमेंट भी है जिसको हम लोग बोलते हैं आयनोस्फियर। और इसके बाद जो है एक लेयर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोस्फियर। ये इसको इसलिए बोलते हैं भाई साहब इसका कोई भी आउटर बाउंड्री डिफाइन नहीं है, इसके बाद जो भी मिल रहा है सब एक्सोस्फियर का ही पार्ट होता है। तो ये तो एक बेसिक मुद्दा हम लोग को, ये एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बारे में तो पता ही है, लेकिन इसमें स्पेस कहां है अभी भी क्वेश्चन अनसॉल्व्ड ही है। ये तो हमारे लिए एटमॉस्फेयर कहलाता है। यहाँ पर जब हम लोग अपने थर्मोस्फियर वाले सेक्शन में होते हैं तो हम लोग एक यूनिट मार्क करते हैं यहाँ पर, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारे अर्थ के सरफेस से अप्रोक्सीमेटली 100 किलोमीटर आ चुका है ऊपर। जब ये 100 किलोमीटर के ऊपर आता है तो हम इसको एक नाम देते हैं कर्मन। कर्मन लाइन बोलते हैं इस वाली लाइन को जो हमारे अर्थ के 100 किलोमीटर बाहर की बाउंड्री बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं कर्मन लाइन। ये कर्मन लाइन एक्चुअल में क्या है? ये कर्मन लाइन ये बताता है कि भाई साहब इसके ऊपर गए तो वो कहलाएगा स्पेस। सिंपल। अब आप लोग रियलाइज कर सकते हो कि अच्छा स्पेस मतलब क्या? कर्मन लाइन के ऊपर वाला हिस्सा स्पेस है। आप लोग समझना ये स्पेस अपने आप में बहुत बड़ा रिसोर्स है। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना कि भाई साहब यहाँ जमीन का बंटवारा हुआ है, देश की बाउंड्री बनी हुई है, हमारा लैंड, हमारा ओशन। इसी तरीके से स्पेस भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। हालांकि इसका कोई बंटवारा नहीं हुआ है। स्पेस इज ओपन टू ऑल कंसीडरिंग फ्यू पॉइंट्स, जैसे कि हम लोग इंटरनेशनल ट्रीटीज वगैरह में देखते हैं कि स्पेस का कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इट इज सिमिलर टू जो हमारे अर्थ का आर्कटिक सर्कल वाला रीजन देख सकते हो या अंटार्कटिका वाले जोन में जाते हो तो वो भी ओपन टू ऑल है। वहां कोई भी जाके अपने एक्सपेरिमेंटल पर्पस से जब तक आप एनवायरनमेंट को डिप्लीट नहीं कर रहे हो वहां पर तो कोई भी आ सकता है। वहां पर ऐसा नहीं है कि आप गए और बोले कि भाई साहब यहाँ से वो 4 बीघा की जमीन जो देख रहे हो वो तो हमारी है ना। तो ऐसा कुछ नहीं चलेगा। वहां पर जमीन की खरीदी बेची किसी की जमीन नहीं है वो। लेकिन वहां पर एक्सपेरिमेंटल तौर पर इंडिया का भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वहां पर चल रहा है। जरा कमेंट सेक्शन में बताना इंडिया का कौन सा प्रोजेक्ट वहां पर चल रहा है। दो है ना, दोनों के नाम मुझे बताना जरा कि अंटार्कटिका में इंडिया क्या क्या प्रोजेक्ट रन कर रहा है। ठीक है, तो हमने मोटा मोटा ये तो पता चल गया कि हम लोग ना डिमार्केशन कर देते थे बाकी रिसोर्सेज के लिए, बट स्पेस इज ओपन फॉर ऑल क्योंकि स्पेस की कोई लिमिट नहीं है कौन कहां तक जा सकता है। लेकिन हाँ किसी भी प्रकार का रिसोर्स डिप्लीशन स्पेस में नहीं होना चाहिए और एट द सेम टाइम इस स्पेस में जब भी आप बात करते हो तो कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट इस स्पेस को नहीं होना चाहिए। ना ही आप स्पेस को यूटिलाइज करोगे किसी भी डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए। मतलब कि ऐसा नहीं है जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, आयरन मैन वाली मूवी देखी होगी आप लोगों ने, तो जार्विस का एक बड़ा सा सूट जो हल्क बस्टर सूट होता है वो स्पेस की सैटेलाइट में लगा होता है ना, आयरन मैन जैसे बुलाते हैं वो उड़ के उसके पास चलाता है। तो ऐसे वेपन्स को आप स्पेस में नहीं ड्रॉप कर सकते, अभी भी अलाउड नहीं है। चोरी छुपे कौन करता है कैसे करता है वो तो भी ना मुझे पता है ना आपको भी पता चलेगा, लेकिन स्पेस इज ऑलवेज फॉर द सेफर यूज और कंस्ट्रक्टिव यूज के लिए। तो एक मोटा मोटा आइडिया तो हमें लग गया स्पेस के बारे में। यहाँ पर एक बार जरा हम लोग इंडियन पर्सपेक्टिव से इसको देखते हैं कि आखिरकार हमारे हमारे जो ऐसा बोल सकते हैं कि जो हिस्ट्री मेकर्स थे या फिर जो हमारे पहले की पीढ़ी थी उन्होंने स्पेस को इतना बड़ा प्रोजेक्ट में कैसे बदल दिया, जो कि आज हम लोग देखते हैं कि इसरो इज वन अमंग द टॉप मोस्ट स्पेस एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। कहां कैसे पहुंचा इसरो, बना कैसे सब कुछ, तो इसके बारे में एक छोटी सी स्टोरी अगर हम लोग समझते हैं तो हम लोग उसको जरा डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है, मैं आपके लिए क्या करता हूं एक टाइमलाइन बनाने की कोशिश करता हूं। देखो कहानी की शुरुआत एक्चुअल में ना 1920 से ही हो जाती है ना। 1920s में ही कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि आयनोस्फीयर की पढ़ाई में लगे है ना। यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस इज फॉर 1920s और ये 1920 का दशक है जहां पर एसके मित्रा और उनके साथ में और भी लोग आयनोस्फीयर की स्टडी कर रहे थे। यहाँ पर एक सर्च का नाम आप लिख सकते हैं एसके मित्रा।
ये एक्चुअल में आयनोस्फीयर की स्टडी कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में स्पेस का स्टडी यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है। स्टार्ट होगा जब एक्चुअल में हम सबके चहेते आएंगे यहाँ पर विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई ही है वो जो कि स्पेस सेक्टर को जवाहरलाल नेहरू जी के साथ डिस्कस करते हुए एक नए ऑर्गेनाइजेशन में तब्दील करते हैं। इससे पहले ना एक मैं आपको और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ बिफोर प्रोसीडिंग अबाउट दिस सेक्टर। यहाँ पर ना जब विक्रम साराभाई आए थे तो उन्होंने एक ना समझ लो एक प्रकार का रिसर्च प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम। एक्चुअल में ये समझ लो एक ऐसा थॉट कि आगे भविष्य में हमें क्या करना है जब देश आजाद हो जाएगा या फिर आजादी के बाद हम लोग को कैसे अपने स्पेस रिसर्च प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। आप सबको पता है बड़ी चुनौती थी भाई साहब उस टाइम पर। यहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन तो हुआ ही था, कई सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, उन सबको यूनिफाई करना था। सरदार पटेल साहब लगे हुए थे उसमें, बीपी मेनन, सरदार पटेल ये सब लोग लगे हुए थे। और साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू के साथ में डिस्कशन हो रहा था दो शख्स का। उनमें से पहले शख्स थे ये विक्रम साराभाई और एक शख्स और थे होमी जहांगीर बाबा। तो जब हम लोग न्यूक्लियर सेक्टर को पढ़ेंगे या फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे तो इसकी आधी कहानी वहां पर शुरू होगी। कहानी की शुरुआत ऐसी होगी कि ये तीन महापुरुष थे जवाहरलाल नेहरू, विक्रम साराभाई और होमी जहांगीर बाबा जी। ये सब लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि कैसे हम अपने इंडिया को स्पेस सेक्टर में नहीं साइंस के फील्ड में आगे प्रमोट करेंगे, क्योंकि भविष्य जो है वो ऐसे ही साइंटिफिक टेम्परामेंट का है। हम लोग कल्चरली रिलीजियसली ऑलरेडी बहुत बहुत रिच है, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग का साइंटिफिक टेम्परामेंट यहाँ के लोगों का और चेंज होना चाहिए इस बढ़ते हुए दौर को देखते हुए। अब जवाहरलाल नेहरू के पास में एक बड़ी समस्या थी। एक तरफ ऐसा सिचुएशन था जहां पर लोग भूख से तड़प रहे थे, खाने को कुछ अन्न नहीं होता था, इंपोर्ट करना पड़ता था उस टाइम पर दाल वगैरह, और उसके साथ साथ उनको फंड्स देने थे ऐसे रिसर्च प्रोग्राम में जो कि स्पेस सेक्टर को न्यूक्लियर सेक्टर को आगे लेके जाता। इसको कन्विंस करा पाना लोगों को कि भाई साहब तुमको हम खाना तो नहीं दे पा रहे, लेकिन तुम्हारा पैसा हम लोग स्पेस सेक्टर में या फिर न्यूक्लियर सेक्टर में डाल रहे हैं, भविष्य में तुमको फायदा देगा। ये शायद उस टाइम पे सबसे बड़ा कठिन काम था। यहाँ पर अब हम लोग समझते हैं कि ये इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम जो है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये विक्रम साराभाई का एक थॉट था कि कैसे हम लोग फ्यूचर में स्पेस को आगे कंट्रीब्यूट करेंगे। उन्होंने इस रिसर्च प्रोग्राम के अंदर में दो अहम बातों का ध्यान दिया और इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो कि यहाँ पर इस पूरे प्रोग्राम का दो मेजर ऑब्जेक्टिव हमेशा से याद रहा। टू मेजर ऑब्जेक्टिव। वो मेजर ऑब्जेक्टिव कौन कौन से थे? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देखो, उस टाइम पर भी खाने को कुछ नहीं है, लेकिन बातें जो है वो बहुत बड़ी बातें हैं। सबसे पहला है कि हम लोग जब भी आउटर स्पेस को यूज करेंगे, आउटर स्पेस यूज्ड ओनली फॉर पीसफुल पर्पस। ये शुरुआत से थॉट रहा है इंडिया का और अभी तक इस पे सब लोग अमल करते हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पस से ही अपने आउटर स्पेस का यूटिलाइजेशन करेंगे। और दूसरी बात एक और कही गई यहाँ पर, दूसरी बात कही गई कि हम लोग जब भी किसी ऑपरेशनल स्पेस सर्विसेज की बात करते हैं तो उसमें इंडिया खुद ब खुद सेल्फ रिलायंट बनेगा जल्द ही आने वाले टाइम पर। हम लोग बोल रहे थे टू एस्टैब्लिश इंडिया इनटू अ सेल्फ रिलायंट स्पेस सेक्टर। हम लोग को खुद ही सारा काम करना था। हालांकि उस टाइम पर मैं आपको बताता हूँ कि कुछ भी नहीं था, एक छोटा सा कमरा था, शायद जितना बड़ा कमरे पर मैं अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऐसा ही छोटा सा कमरा था, जिसके एक कोने पर विक्रम साराभाई अपने दो चार टीम मेंबर्स को लेकर काम करते थे और उसके दूसरे कोने पर होमी जहांगीर बाबा साहब अपने दो चार मेंबर को टीम में काम करते थे। एक्चुअली में हुआ यूं था ना कि हमारे साउथ इंडिया में ट्रॉम्बे में एक बहुत ही प्यारा सा जगह दिखाई दिया। वहां पर उस टाइम पर अंग्रेजों को उन्होंने बोला कि सर ये जो आपका जगह है तुम्बा, तुम्बा ये जगह है ना, ये अपने आप में इक्वेटोरियल, जब भी हम लोग इक्वेटर वाले सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं उसके लिए बड़ा ही आइडियल सा प्लेस है। कोई भी सैटेलाइट बहुत ही कम फ्यूल का खर्चा करके अगर यहाँ से लॉन्च होती है तो वो आराम से इक्वेटर वाले सर्किल पर घूम सकती है। तो इसीलिए वहां पर तो देखो पहले के जमाने में चर्च था और भी दूसरी दूसरी चीजें थी, बट उन्होंने एनी हाउ लोगों को कन्विंस करना स्टार्ट कर दिया और समझाया कि देखो यहाँ पर अगर आप एक लॉन्च स्टेशन बना देते हो ना तो मजा ही आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग आएंगे ना सर्विसेज, अपने आपकी सर्विस लेने के लिए हम लोग आएंगे, इंटर्न आपको पैसे भी देंगे हम लोग। इंडिया को उस टाइम पैसों की बहुत जरूरत थी और उसको ये भी समझ में आया कि यार साइंस को डेवलप करने का, साइंस को बढ़ाने का ये एक बहुत बड़ा अवसर है। तो इसीलिए एक्चुअली में हुआ यूं कि हम लोग धीरे धीरे करके वहां पर बाहरी जितने भी स्पेस एजेंसीज थे, यूरोपियन यूनियन का था, यूरोपियन यूनियन वहां पर आप लोग ब्रिटिश का था, फ्रांस का था, जर्मनी का था, रशिया का था, यूएसए का था, इन सभी लोगों ने जिसको जिसको अपने इक्वेटोरियल सैटेलाइट को लॉन्च करना होता था वो आते थे तुम्बा में अपने सैटेलाइट को लेके। और हमारे यहाँ के जो साइंटिस्ट लोग थे ना वो उनसे काफी सारी चीजें सीखते थे। क्यों सीखते थे? उनको असिस्ट करते थे कि हाँ लॉन्च स्टेशन में ये करना है, वो लोग भी देखते थे अच्छा रॉकेट ऐसे बनाया जाता है, ओ माय गॉड अब समझ में आया, अच्छा सैटेलाइट में ऐसा कुछ होता है। तो वो सारी चीजें क्या कर रहे थे, वो लोग सीख रहे हैं और इससे धीरे धीरे हमारे एक अच्छे स्पेस सेक्टर को बनाने का एक और निर्माण हुआ। तो जो ये अभी तक का हम लोगों ने आईएसआरपी देखा, इसी आईएसआरपी के साथ में ये प्रोग्राम स्टार्ट होता है और हम लोग इसके लिए सबसे पहली बार एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं। हमारा वो ऑर्गेनाइजेशन बनता है 1962 में और इसको हम लोग नाम देते हैं इनकोस्पार। याद रखना ये इनकोस्पार ही है जो आगे चल के अभी इसरो बनेगा। तो 1962 में इनकोस्पार बनता है, ये है इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च। इनकोस्पार 1962 में जब ये बनता है तो उस टाइम पर एक्चुअल में क्या हो रहा था कि जो हमारे महान विक्रम साराभाई थे, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि विक्रम साराभाई अपने आईएसआरपी जो भी हम लोग देख रहे थे रिसर्च प्रोग्राम को यहां पर इस इनकोस्पार की मदद से पहली बार ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर डाल रहे थे। हम यूं बोल सकते हैं कि आईएसआरपी को फॉर्मुलेट किया जा रहा था पहली बार और यहां से कहानी स्टार्ट होती है हमारी स्पेस सेक्टर की, जिसको कि हम लोग कुछ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भी देख सकते हैं। इसी के साथ साथ 1962 में लगभग 1962 के बाद यहां पर एक और बड़ा पड़ाव तब आता है जब हमारा 1969 के अंतर्गत फॉर्मेशन होता है हमारे प्यारे इसरो का। आपको डेट शायद पता नहीं होगा लेकिन बड़ा ही शुभ दिन क्यों बोल रहा हूं पता है? क्योंकि ये बना था 15 अगस्त 1969 को इसरो का निर्माण होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण होता है जो कि इनकोस्पार को सुपरसीड करता है। हम लोग देख सकते हैं सुपरसीडेड इनकोस्पार। और इस इनकोस्पार के जरिए हम लोग बेसिकली अपने स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना स्टार्ट करते हैं। यहां से हमारा स्पेस सेक्टर और तेजी से बूम होना स्टार्ट होता है और जब हम लोग को ये लगता है कि हम लोग कई सारी मिनिस्ट्रीज बना रहे थे, कई सारे डिपार्टमेंट्स बना रहे थे, तो कई बार ऐसी बहुत सारे काम होते थे जो कि इसरो पूरे पूरे स्पेस को ही डील करता था। मतलब सारे के सारे ऑपरेशनल वर्क, सारे के सारे मैनेजरियल रोल्स सब कुछ इसरो के अंदर देखा जाता था। तो ऐसा हुआ कि यार इसरो जो है ना इसको तो हम लोग को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, इसको टाइम देना चाहिए, रिसर्च करो तुम, ये सब फालतू के मैनेजरियल रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में मत जाओ। इसीलिए समय का पूरा ध्यान देते हुए 1972 के अंदर में पहली बार एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया जाता है अलग से, इसको बोलते हैं हम लोग डिपार्टमेंट ऑफ, क्या होगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, DOS।
और अल्टीमेटली इसरो को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर में प्लेस कर दिया गया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इसरो को हम डीमीन कर रहे हैं। अरे इसरो का मेजॉरिटी ऑफ द काम हम लोग जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को इसलिए सौंप रहे हैं क्योंकि इसरो थोड़ा रिलेटिवली फ्री होकर ज्यादा रिसर्च कर सके, ज्यादा नए टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर सके। तो 1972 में जब ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस आता है तो उस टाइम पर इसको डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के कंट्रोल में रखा जाता है। यहां पर आप लिख सकते हो अंडर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और अभी तक भी आप इसी चीज को देखते हो, है ना? जब लास्ट सेकंड लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे तो उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को डिस्कस किया था जो कि प्राइम मिनिस्टर के अंदर में डायरेक्टली हेड करता है। और यहां पर एक्चुअल में जितने भी नोडल एजेंसी की बात की गई वो सारे के सारे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर में आने लगे। मतलब कि जितना भी स्पेस से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च टेक्नोलॉजी डेवलप करना, एडमिनिस्ट्रेशन का रोल, मैनेजरियल रोल, वो सब के सब एक सिंगल डिपार्टमेंट के अंदर आने लगे, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस 1972 के अंदर में। अब इसके बाद धीरे धीरे लोगों को पता चली कि यार एक्चुअल में यहां पर ना एक और इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कि इसी टाइम पर एक्चुअल में जो मैं आपको थुम्बा वाला बता रहा था ना 1962 के आसपास ही इसको भी यहां पर कहा गया, इसके ही आसपास यहां पर आप एक और चीज लिख सकते हो, टर्म्स। ये टर्म्स जो है ये है आपका थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, है ना? यहां पर कहां लिखूं मैं, लिखने की जगह तो नहीं है, अलग से लिख देता हूं, यहां पर ऐसे लिख देता हूं बगल से। इसको हम लोग बोलते हैं थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। ये वही स्टेशन है जिसकी मैं अभी बात थोड़ी देर पहले कर रहा था, यहीं से लोग धीरे-धीरे सीखना स्टार्ट करते हैं। 1972 में जब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का क्रिएशन होता है तो यहां पर लोगों को समझ में आता है कि यार एक काम करना पड़ेगा। यहां पर ना इसरो के पास अभी ऐसे कई सारे काम हैं, जैसे कि बहुत सारे रॉकेट्स को डेवलप करना। और एक बार जब इसरो ने किसी रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में उस नए टेक्नोलॉजी का खोज करके, आविष्कार करके डेवलप कर दिया, तो देयर मस्ट बी सम ऑर्गेनाइजेशन जो कि बाकी काम अब वो आगे देख ले, इसरो कुछ नया चीज पर रिसर्च करे। इन सभी चीजों को देखते हुए ग्रेजुअली 1972 के बाद हम लोग मूव करते हैं अपने प्राइवेटाइजेशन की तरफ। और प्राइवेटाइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना ये वही सब टाइम है जब हम लोग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे कि हमारा पहला पोखरण टेस्ट होता है। और इसके बाद हम लोग 1992 की बात करते हैं। 1992 में पहली बार हम लोग एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ थोड़ा सा रुख करते हैं और यहां पर हम लोग बनाते हैं अंतरिक्ष। अंतरिक्ष क्या है? देखो अंतरिक्ष एक प्रकार का आपका अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड वैसे तो पूरा नाम है। ये एक प्रकार का आप समझ लो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन किया हुआ एक ऐसा कंपनी है जो कि बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए जाना जाएगा। अंतरिक्ष अंतरिक्ष बेसिकली देखा जाए ना तो ये इसरो का एक प्रकार का मार्केटिंग विंग है। हाँ, मैं यहां पर लिखता हूं कि व्हाट इज दिस, दिस इज wholly owned by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इट वाज मार्केटिंग आर्म ऑफ इसरो। इसका मतलब क्या है? अरे इसरो उस टाइम तक भी काफी सारी चीजें बनाने लगा था, रॉकेट लॉन्चिंग या फिर दूसरे सैटेलाइट्स, उसको एक्चुअल में मार्केट करना, दूसरे देशों के पास में जाना और बताना कि भैया इसरो ने ये काबिलियत हासिल की है, आपको चाहिए क्या ऐसा कुछ? तो मार्केटिंग करने का काम जो है वो धीरे-धीरे अंतरिक्ष ने संभालना स्टार्ट किया। धीरे-धीरे अंतरिक्ष ही सारा काम देख रहा था। बट रिसेंट डेज में ऐसा देखा गया 2015 ऑनवर्ड्स हम लोगों को ये बात और जरूर समझ में आने लगी कि एक्चुअल में दिस इज ऑल अबाउट प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस का मतलब ये है कि हम लोग धीरे-धीरे अगर प्राइवेट प्लेयर्स को अपने स्पेस सेक्टर में एंट्री नहीं देंगे तो हमारा स्पेस सेक्टर एक हाइट के बाद स्टैग्नेट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग को प्राइवेट प्लेयर्स को भी उत्साहित करना चाहिए कि भाई साहब तुम लोग भी आओ। अगर यूएसए में बात करोगे ना तो यूएसए में नासा है, लेकिन उसके साथ-साथ इलॉन मस्क की बड़ी सी कंपनी भाई साहब स्पेसएक्स, उसके बाद अमेज़न जो चलाते हैं उनकी एक कंपनी है बहुत ही बड़ी, है ना? उसका नाम आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। ऐसे जितने भी बड़े-बड़े कंपनीज हैं, है ना? वो सबके सब वहां पर एप्रोक्सीमेटली 75 टू 80% स्पेस शेयर्स लेते हैं वो लोग। नासा थोड़ा काम करता है, बाकी ज्यादा से ज्यादा काम ये प्राइवेट प्लेयर्स करते हैं, तभी वो इतनी तेजी से बूम कर रहे हैं। तो हमें भी यहाँ पर समझ में आने लगा कि भाई साहब प्राइवेट प्लेयर्स को देना बहुत जरूरी है, प्राइवेट प्लेयर्स का यहाँ पर आना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोग 1992 के बाद एक और सेगमेंट देखते हैं जब हमारा पहली बार 2019 में एक और सेक्टर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर हम लिखते हैं 2017 की बात है जब यहाँ पर पहली बार बनता है NSIL। ये क्या है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये एक्चुअल में इसरो के लिए एक कॉमर्शियल आर्म बना, कॉमर्शियल आर्म। और रिसेंट डेज में एनएसआईएल के पास अब तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स। अभी रिसेंट में 2023 में एक नेशनल स्पेस पॉलिसी है। नेशनल स्पेस पॉलिसी के अंतर्गत एनएसआईएल को इसरो ने बहुत सारे काम सौंप दिए कि भाई साहब बड़े बड़े लॉन्च व्हीकल्स बनाने हैं, तुम बनाओ। तुम्हें किसी दूसरे का सैटेलाइट लॉन्च करना है, तुम डील करो। तुम्हें इसरो की कोई हेल्प चाहिए तो इसरो देगा, लेकिन बाकी जितनी भी कॉमर्शियल एक्टिविटीज हैं वो सब भाई साहब तुम देखो। किसी दूसरे देश से कोलैबोरेट करना है, किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से सैटेलाइट को छोड़ना है, किसी को पूरी टेक्नोलॉजी बेचनी है, ट्रांसफर करनी है, वो सारा का सारा काम भाई साहब तुम कॉमर्शियल आर्म हो, अब तुम देखो। ये बात 2017 के बाद एक और पल आता है 2019 में, जब 2019 में हम लोग एक और सेक्टर को देखते हैं। भाई ये एक्चुअल में यही है 2019 में, तो सॉरी इसको हम लोग देख रहे थे 2019 में। अब 2020 का टाइम है। 2020 में एक और सेगमेंट क्रिएट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इन स्पेस। इन स्पेस, ये जो इन स्पेस है बेसिकली ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर में ऑटोनोमस एजेंसी तो था ही, लेकिन ये बेसिकली क्या करता है, ये जितने भी ऐसे प्राइवेट प्लेयर थे ना, नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज स्पेस सेक्टर में, उन लोग को ये सपोर्ट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता है। तो हम यूं लिख सकते हैं कि इन स्पेस इज बेसिकली मेंट टू गिव सपोर्ट टू ऑल नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज इन स्पेस सेक्टर। मतलब कि अगर मान लो कोई भी इंडिया का प्राइवेट कंपनी है स्पेस, जैसे कि आज के डेट में हम इसका लेते हैं अग्निकुल। अग्निकुल का नाम ले सकते हैं, वो एक हमारा प्राइवेट प्लेयर है। तो अग्निकुल कॉस्मोस जैसे अभी बहुत सारे अभी न्यूज में भी थे ये लोग, क्योंकि उन्होंने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन डेवलप किया था जिसका नाम था अग्निलेट। तो अब ये अग्निलेट जो है वो सेमी क्रायोजेनिक इंजन था जिसको अभी तक इसरो भी नहीं बना पाया था। तो इसलिए इन लोग का बड़ा नाम है, ये लोग अच्छा रिसर्च कर रहे हैं। तो अग्निकुल जैसी बड़ी कंपनी अब क्या करेंगी, अगर उनको कभी भी इसरो की हेल्प चाहिए तो वो डायरेक्ट इसरो को अप्रोच नहीं करेंगी, वो इन स्पेस को अप्रोच करेंगी। इन स्पेस इन टर्न उनका कनेक्शन कराएगा इसरो में, और इसरो के साथ में उनको जितना हेल्प प्रोवाइड करना होगा ऐसे नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज को, प्राइवेट प्लेयर्स को, वो इन स्पेस डील करेगा। समझ लो इन स्पेस का एक मिडिलमैन है जो कि प्राइवेट प्लेयर्स को इसरो के साथ में मैच कराता है। और फाइनली एक और आखिरी में बॉडी बनती है जिसका नाम है स्पा जो है इंडियन स्पेस एसोसिएशन है। यहां पर मैं लिखता हूं क्या है ये, 2021 की बात है जब हम बनाते हैं यहां पर इंडियन स्पेस एसोसिएशन। इंडियन स्पेस एसोसिएशन। अच्छा एक चीज बस और ध्यान रखना, ये एनएसआईएल जो है ये भी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर में आता है। अंतरिक्ष जो है ये भी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर में आता है। इन स्पेस जो है ये भी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर में आता है। लेकिन ये जो स्पा है ये गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ना,
यहाँ पर ISPA जो है वो बेसिकली एक कंसोर्टियम है प्राइवेट प्लेयर्स का, है ना? हम इसको क्या लिख सकते हैं? इट इज अ कंसोर्टियम ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स। जैसे कि आप लोग पता है लेबर यूनियन होते हैं, भाई उन गरीब कर्मचारियों को कुछ भी दिक्कत आती है तो अपनी यूनियन में इकट्ठा होते हैं और यूनियन बात करता है सीधे उससे। समझ लो वैसे ही जितने भी ऐसे स्पेस प्लेयर्स हैं, प्राइवेट स्पेस प्लेयर्स हैं, उनका एक कंसोर्टियम है जिसको हम लोग इंडियन स्पेस एसोसिएशन का नाम दे रहे हैं। ये सब लोग अपने आप को वहां पर रजिस्टर करते हैं और उसके बेसिस पर इनको कुछ भी चीज अगर नेगोशिएट करना होता है, बातचीत करनी होती है, अपनी बात रखनी होती है, इन सभी चीजों के लिए वो इन स्पेस से कनेक्ट करते हैं और इन स्पेस इंटर इसरो से कनेक्ट करता है। कभी कभी क्या होता है कि एनएसआईएल जो है वो भी इन लोगों को सर्विस देता है बिकॉज़ दिस इज अ कमर्शियल आर्म, और अंतरिक्ष जो है वो दूसरे दूसरे देशों में जाके इसरो की मार्केटिंग को देखता है कि भाई अब हम लोगों ने ये भी बना दिया, ये भी चाहिए तो बताओ, ऐसा कुछ। यहाँ पर इसके साथ साथ एक चीज को और ध्यान देना कि यहाँ पर 2023 में एक बड़ा इवेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू स्पेस पॉलिसी। न्यू स्पेस पॉलिसी इसरो लॉन्च करती है और ये वो टाइम था जब इसरो ने अपना बाकी सारा काम त्याग दिया, बिल्कुल जी त्याग दिया, और उसने बोला कि भैया अब मुझे कुछ करना ही नहीं है सिवाय रिसर्च एंड डेवलपमेंट के। तो अब आज के डेट में इसरो जो पहले ये सारे काम देखता था अब सिर्फ और सिर्फ आरएनडी पर काम कर रहा है और कुछ भी नहीं देखता, सिर्फ आरएनडी देखता है, बाकी सब चीज को उसने डेलीगेट कर दिया है। नेशनल स्पेस पॉलिसी में एक और फैक्टर था प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री, और इसीलिए क्या हुआ है कि हम लोगों ने पहली बार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अप टू 100% ये अलाउ कर दिया है। दो सेक्टर्स में बस हमने थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रखा है। पहला है सैटेलाइट फॉर्मेशन और दूसरा है लॉन्च सर्विसेज। इन दोनों में हमने रिस्ट्रिक्शन इसलिए रखा है क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारी भूमि से कोई कुछ भी लॉन्च कर दे रहा है स्पेस में और हमें ही फर्क ना पड़े, हमें ही ना पता चले। तो इसलिए ये जो लॉन्च सैटेलाइट है इसमें जो अभी तक का एफडीआई आया है या फिर प्रपोज है वो सिर्फ और सिर्फ 49% है। और यहाँ पर सैटेलाइट फॉर्मेशन की बात जो हो रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाहर के प्लेयर जो आके हमारे यहाँ बना सकते हैं, उसमें उनका कंट्रीब्यूशन 74% से ज्यादा नहीं हो सकता है। और बाकी सभी चीजों में स्पेस का कोई भी टुकड़ा आपको मतलब स्पेस का कोई भी सेगमेंट थोड़ा सा पार्ट खुद ही बनाना है तो उन सब चीजों को आप बना सकते हो 100% है। कोई बाहर का प्लेयर इंडिया में आके काम कर सकता है स्पेस सेक्टर। तो ये पूरी एक जर्नी आप लोगों ने स्पेस सेक्टर के बारे में जी है जिसके बेसिस पर अब आपको आइडिया लगेगा कि भाई साहब मैंने तो बड़ी करी है यहाँ पर धीरे-धीरे अभी देखना, अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग तो लॉन्च व्हीकल्स कैसे बनाए गए। लेकिन ना, इस सेगमेंट को समझने के बाद अब हम लोग का इतनी बार ये जिक्र हो गया कि यार सैटेलाइट छोड़नी है, कहाँ छोड़ते हैं सैटेलाइट? स्पेस में छोड़ते हैं, लेकिन स्पेस में कहीं पर भी छोड़ के चले जाते हैं क्या? नहीं, उसके पीछे अपना एक लॉजिक है। और यहाँ पर वही टॉपिक आती है जब हम लोग डिस्कस करते हैं ये सारे के सारे सैटेलाइट्स एक्चुअल में जाते कहाँ हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्बिट के अंदर में हम इसको डिफाइन करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्बिट समझने के लिए आप इस चीज को 3 मेजर कंपोनेंट में डिवाइड करके देख सकते हो। ये 3 मेजर कंपोनेंट कौन-कौन से हैं? ये 3 मेजर कंपोनेंट ऐसे हो सकते हैं कि पहला एक ऐसा सैटेलाइट का सिस्टम होगा जो कि अपने शेप के कारण डिफाइन किया जाएगा। किसके कारण? शेप के कारण। तो ऑर्बिट्स जो हो सकते हैं, ऑर्बिट मतलब क्या है? जिस पृथ्वी के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं, एक चक्कर जिस जिस जगह पर लगाते हैं वो फिक्स होता है, बहुत ज्यादा मूव नहीं करता है। तो वो जो फिक्स्ड शेप है, वो कैसा शेप है? तो शेप दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो सर्कुलर होगा या तो वो इलिप्टिकल होगा। इसी के बेसिस पर अगर हम लोग एक और सेगमेंट लेते हैं जिसमें हम लोग इसकी हाइट को या फिर एल्टीट्यूड को डिफाइन करते हैं, तो हम लोग एक और सेगमेंट ले सकते हैं जिसमें हम लोग एल्टीट्यूड के बेसिस पर हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले जो सबसे निचला हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, उसके ऊपर वाले को बोलते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट, उसके ऊपर को बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और उसके ऊपर को हम लोग बोलते हैं जो हमारा इसके बियॉन्ड चला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट। ये चार क्लासिफिकेशन आते हैं। इन एल्टीट्यूड के बाद जो हमारा अगला सेगमेंट आ सकता है वो आ सकता है इंक्लिनेशन का। मैं लिखता हूं एक और तरीका है इंक्लिनेशन, मतलब कि कोई भी एक सैटेलाइट हमारे इक्वेटर के चारों तरफ चक्कर लगा सकता है, कोई भी एक सैटेलाइट हमारे पोल्स के चारों तरफ चक्कर लगा सकता है, मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल, मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन में रहेगा। और हमने क्या बोला, एक इक्वेटर पर हॉरिजॉन्टल चल सकता है ना, और एक क्या होगा वो किसी भी इंक्लिनेशन पर चल सकता है, इधर भी चल सकता है, इधर भी चल सकता है, कैसे भी चल सकता है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, एक हम लोग बोल सकते हैं क्या इंक्लाइंड भी हो सकता है। तो इनके बेसिस पर हम लोग कई सारे ऑर्बिट्स को डिफाइन करते हैं जिनके अंदर मोटा मोटा जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो कुछ ऐसा ही डिफाइन होगा। ये 3 कैटेगरीज हम लोग इसमें देख सकते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्बिट के अंदर। यहां पर अगर कोई ऑर्बिट के बारे में आपसे पूछता है तो क्या मतलब है इसका? ऑर्बिट का मतलब है सिंपल सी बात है, ट्रैजेक्टरी फॉलोड बाय सैटेलाइट रिवॉल्विंग या फिर रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उस ट्रैजेक्टरी को क्या नाम देंगे? ऑर्बिट का नाम देंगे। और अब हम लोग क्या करते हैं, एल्टीट्यूड को अपना बेस लेके स्टार्ट करते हैं और इन्हीं के बेसिस पर हम लोग शेप और इंक्लिनेशन को भी देख लेंगे। सबसे पहले यहां पर जो हम लिखें, सबसे पहले हम लोग बात करें वो लिखते हैं हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट के बारे में। लो अर्थ ऑर्बिट, ये लो अर्थ ऑर्बिट क्या है? नॉर्मली अगर आपसे कोई पूछता है तो आप डिफाइन कर सकते हो कि हमारा स्पेस में जब हम जाते हैं और इसको 200 किलोमीटर से लेकर अगर हम लोग 2000 किलोमीटर तक की रेंज में भी रहते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको लो अर्थ ऑर्बिट का नाम देते हैं। ये जो लो अर्थ ऑर्बिट है बेसिकली, ये आप बोल सकते हो कि नॉर्मली एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर ज्यादातर की सैटेलाइट्स जो भी होती हैं वो आप देख सकते हो 350 किलोमीटर से लगभग 700-800 किलोमीटर तक। तो मोस्टली यूज्ड स्पेस जो है वो तो ये वाला सेगमेंट है। लेकिन आप यूं बोल सकते हो कि वैसे तो डिफाइन करने के लिए कोई अगर 1500 किलोमीटर के ऊपर की ऊंचाई पर उड़ रहा होगा या सैटेलाइट चक्कर लगा रहा होगा तो उसको भी लोअर ऑर्बिट में ही बोलेंगे, पर ज्यादातर हमारा काम जो होता है वो एक्चुअल में वो 350-700 किलोमीटर के आसपास की रेंज में हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना आप लोग कि ये लोअर ऑर्बिट बेसिकली हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। ये देखो यहाँ पर अगर हम बनाते हैं एक अर्थ, ये अर्थ, और इस अर्थ के चारों तरफ अगर एक छोटा सा ऑर्बिट बना दिया जाए जो कितना हो 200 किलोमीटर के आसपास का हो, तो उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? उसको हम लोग नाम दे देंगे लो अर्थ ऑर्बिट का। ये जो लो अर्थ ऑर्बिट आप देख रहे हो, लो अर्थ ऑर्बिट, ये बेसिकली सर्कुलर शेप का होता है। क्या होता है भाई? सर्कुलर शेप का होता है। और ये आप किसी भी इंक्लिनेशन पर भेज सकते हो, ये आप इक्वेटर पर भी साथ साथ भेज सकते हो। इसका खासियत क्या होता है? देखो एक बात का हमेशा ध्यान देना कि मान लो कि अगर हमारे पास अगर ये अर्थ है ठीक, अगर कोई भी हिस्सा अगर हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में रहेगा तो, या फिर उल्टा चलता हूं मैं आपसे, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये आपका क्या है, सबसे दूर वाला सैटेलाइट है। कितना है भाई साहब? ये मान लो आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, टीएसओ लिख देता हूं मैं। तो ये अर्थ को कितना कवर करेगा? जैसे कि इट इज सिमिलर टू कि भाई साहब टॉर्च की रोशनी लगाना, जब टॉर्च की रोशनी से देखना कितने दूर तक लाइट जा रही है, तो टॉर्च की रोशनी से कोनिकल शेप में जब बाहर निकलती है तो वो हो सकता है कि वो कितना कवर करे अर्थ को, यहां से लेके, सॉरी, यहां से लेके वो यहां तक कवर कर ले अर्थ को, है ना।
मतलब काफी बड़ा हिस्सा अर्थ का क्या होगा, इस जीएसओ या फिर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में हम लोग इसको देख सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि यार इसमें बेसिकली इतना बड़ा हिस्सा जो है वो कवर कर लिया। लेकिन सिमिलरली अगर हम लोग थोड़ा और पास आ जाए, कितना पास आ जाए यार, हम लोग बोलेंगे कि यार हम लोग आ जाते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या बोलना चाहता हूं मैं। इसका जो एरिया कवरेज होगा वो और कम हो जाएगा, है ना, बस वो इतना ही एरिया कवर करेगा। और सिमिलरली अगर हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट पर आ जाए, ये लो अर्थ ऑर्बिट है, इसका एरिया तो बहुत ही चुनूसा होगा, बस इतना कवर करेगा, है ना। तो मतलब एक चीज तो तय है कि जितना दूर ये सैटेलाइट होगा ये अर्थ पर उतना ज्यादा कवरेज दे। बात तो सही है इसकी। एक चीज को और समझना कि एक्चुअल में ये सैटेलाइट यहाँ पर टिका क्यों टिका हुआ है, उसके पीछे रीजन होना चाहिए। रीजन क्या है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज और डिफाइन करके देता हूँ। मान लेते हैं कि हमारा जो अर्थ है, ये अर्थ है, तो ये अर्थ कैसे बनता जा रहा है, ऐसे डॉटेड अर्थ तो नहीं है हमारा, हमारा अर्थ तो गोला है। यहाँ लेते हैं, मानते हैं कि अगर ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अगर कोई भी सैटेलाइट जब भी इसके चारों तरफ डांस करेगी, मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक सैटेलाइट है, इसका सैटेलाइट जो है ये बढ़िया से इस डायरेक्शन में चक्कर लगा रहा है। अब इस सैटेलाइट पर एक्चुअल में दो प्रकार के फोर्सेस लग रहे हैं। कौन कौन से फोर्सेस आप लोग को पता है। एक तो देखो अर्थ का सेंटर के डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और दूसरा क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में है इसीलिए इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और एक्चुअल में इन्हीं दोनों के बैलेंस से ये सैटेलाइट को हम लोग एक सामने मोशन देते हैं, इस डायरेक्शन मान लो ये मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में हम लोग इसको प्रोपगेट कराते हैं या फिर इस डायरेक्शन में इसका मोशन होता है। अब एक बात को ध्यान देना, जो भी इस स्पीड या फिर जो भी इस सैटेलाइट की वेलोसिटी होगी वो ही निर्धारित करेगी इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना आ रहा है। मतलब कि अगर हम यूं बोलें कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अरे आप लोग भी देखे होंगे जब सड़क पर टर्न आता है तो अगर धीमे धीमे टर्न करते हो तो बाहर की दिशा में फोर्स नहीं लगता है, तो बाइक इतनी घूमती नहीं है, है ना। बाइक चला रहे हो तो, लेकिन भाई साहब अगर एक शार्प टर्न है और आप एकदम बढ़िया 40 50 60 की स्पीड पर चला रहे हो तो आपको ज्यादा बाहर फेंकने की क्षमता रखता है, आपको ज्यादा बाइक टिल्ट करना पड़ता है अपना, है ना। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी है कि अगर अर्थ के ये ज्यादा पास रहेगा इसका मतलब ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स, सिंपल सी बात है ना। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा तो उसके बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा हो पाएगा जब वेलोसिटी ज्यादा होगी। मतलब कि एक बात तो तय है कि अगर सैटेलाइट जितना अर्थ के नजदीक आएगा उसको हम लोग को उतनी स्पीड देनी पड़ेगी जिससे कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ इस ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज करके एक पर्टिकुलर सेगमेंट में रहे। मतलब बहुत सिंपल सा है कि अगर सैटेलाइट को मुझे इसी जगह पर रोक के रखना है, ये चारों तरफ चक्कर लगाता रहे हमेशा, तो मुझे और कुछ नहीं करना है, बस इसको इतना स्पीड दे देना है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करे। सिंपल सी तो बात है ना। तो एक बात समझ में आ गई। अब आप मुझे बताओ कि जो भी सैटेलाइट की स्पीड अगर हम लोग मेजर करते हैं, सैटेलाइट स्पीड जो भी लो अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट्स हो इनकी स्पीड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, एज कंपेयर टू जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट, एज कंपेयर टू हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। यही तो होगा, है ना। तो जितना दूर सैटेलाइट जाएगा उसकी स्पीड उतनी कम हो सकती है, आराम आराम से हो सकता है, क्योंकि वहां ग्रेविटेशनल फोर्स कम लग रहा होगा। ये बात भी हम लोगों ने समझ ली है। तो यहां पर आप बताओ कि इसका चूंकि अर्थ के तो बहुत पास है, इसका मतलब क्या है कि इसकी तो हाई स्पीड होनी चाहिए या फिर हाई वेलोसिटी होनी चाहिए, हाई वेलोसिटी होनी चाहिए। ये इतनी हाई वेलोसिटी होती है कि इट कंप्लीट्स इट्स वन रिवॉल्यूशन इन अप्रॉक्स 90 मिनट्स। मतलब कि अर्थ का पूरा चक्कर एक बार लगा के 90 मिनट में भाई साहब ये खाली हर 1.5 घंटे बाद वहीं से बार-बार टहल रहा है। तो सोचो जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो भी लोअर ऑर्बिट में ही है। तो वो अगर यूएसए का है, इंडिया का है, जहां से भी वो पार करता होगा, चाइना के ऊपर से पार करता होगा, तो हर 1.5 घंटे बाद भाई साहब उसको क्या दिखता होगा, चाइना आ गया। हर 1.5 घंटे बाद उसको अगर इंडिया काउंट करा तो इंडिया आ गया। तो वो पूरा एक रिवॉल्यूशन क्या है 90 मिनट में करते हैं, इतनी स्पीड से वो ट्रैवल करते हैं, सोच लो, है ना। तो स्पीड बहुत ज्यादा होगी, लेकिन यार वहां पर स्पीड का पता नहीं चलेगा, आप आराम से मुंडी बाहर निकाल के भी रह सकते हो वहां पर, और उसमें तब भी स्पीड कुछ नहीं समझ में आएगा। क्योंकि ऑपोजिट आने के लिए धक्का लगने के लिए कुछ है नहीं, स्पेस में आपके एयर पार्टिकल्स नहीं है ना जो कि आपका बाल एकदम लहराने लगेगा, जो आपको फोर्स देंगे, वहां तो कोई ऐसा चीज एग्जिस्ट नहीं करता है। तो कितनी स्पीड पर चलोगे आप आराम से बाहर निकल के स्पेस वॉक कर सकते हो, तो दिक्कत नहीं होती। आपने मूवी देखी होगी ना जिसमें वो कौन सी मूवी थी जिसमें एक लेडी होती है, उसका वो अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भटक जाती है, फिर वो चाइना के स्पेस स्टेशन पर जाके वहां पर लैंड करती है ना। बहुत बहुत बढ़िया मूवी थी वो भी, 1.5 घंटे की मूवी थी, सिंगल सर्वाइवल के ऊपर था उसका। तो वो बेसिकली उन मूवीज को आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाउ आवर लो अर्थ ऑर्बिट एक्चुअली लुक्स लाइक, छोटा सा ऑर्बिट है। इतनी बात अगर हमें समझ में आ गई तो अब हमें एक बात बतानी है आपको, एप्लीकेशन क्या लिखूं मैं इसका, कहां पर इसको हम देखेंगे कि भाई साहब ये तो मस्त काम आ रहा है लो अर्थ ऑर्बिट हमारा, क्या एप्लीकेशन हो सकता है। तो एप्लीकेशन के नाम पर आपको क्या दिखेगा, अगर अर्थ को हमें दूर-दूर देखना है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यार लो अर्थ ऑर्बिट में अर्थ बढ़िया से एचडी क्वालिटी में दिखेगा। अगर और दूर गए तो यार फिर तो कैमरा को बहुत जूम करना पड़ेगा और फिर पिक्सेल्स जो है फट जाएंगी। नॉर्मल सेंस की बात कर रहे हैं। अगर आपको डीएसएलआर दे दिया है तो आप भी तो यही करोगे सर लो अर्थ ऑर्बिट चाहिए, वहीं से अर्थ को ऑब्जर्व करेंगे, बढ़िया फोटो आएगी। ऊपर जाएंगे तो सर उतनी क्लियर इमेज नहीं खींच पाएंगे। तो इसीलिए एप्लीकेशन के नाम पर लो अर्थ ऑर्बिट का सबसे पहला एप्लीकेशन क्या हो सकता है, अर्थ ऑब्जर्वेशन। अर्थ ऑब्जर्वेशन इज द बिगेस्ट एप्लीकेशन। दूसरा और बताओ, अर्थ ऑब्जर्वेशन के अलावा और क्या कर सकते हैं हम लोग। कई बार ऐसा हो सकता है कि जितने भी हमारे साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है आईएसएस, वो कहां है, लो अर्थ ऑर्बिट में। इनफैक्ट हमारा अभी फिलहाल में एक गगनयान मिशन जाने वाला है। ये जो गगनयान मिशन होगा वो भी लो अर्थ ऑर्बिट में ही जाएगा। तो अगर हमें कोई भी स्पेस एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, स्पेस में जाके कुछ रिसर्च करना है, तो लो अर्थ ऑर्बिट सबसे किफायती होता है, सबसे इजी होता है जाना। तो इसलिए हम लो अर्थ ऑर्बिट को इन चीजों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर ना लो अर्थ ऑर्बिट का डेफिनेटली कुछ ना कुछ चैलेंज भी आता है। चैलेंज के नाम पर वैसे तो देखो आप लोगों ने काफी सारी चीजें ऑलरेडी समझ रखी हैं, बट फिर भी मैं आपको समझाता हूँ चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं। पहला चैलेंज जो आ सकता है वो ये कि यार इतना छोटा ऑर्बिट है ना, तो इसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। मतलब सैटेलाइट्स जो होती हैं ये छोटे टाइम के लिए यहाँ पर सर्वाइव कर पाती हैं, बहुत लंबे टाइम के लिए। आप ये समझ लो कि एटमॉस्फेयर मतलब कि जितने भी सैटेलाइट्स होंगे उनका लाइफ स्पैन एज कंपेयर टू हायर ऑर्बिट सैटेलाइट्स कम ही होगा, है ना। तो हम यूं बोल सकते हैं इसमें जितने भी ट्रैवल करने वाले सैटेलाइट्स होते हैं उनका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ लियो सैटेलाइट्स। क्यों, क्योंकि इनकी स्पीड बढ़ जाता होती है यार, है ना। तो दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि सबसे बढ़िया बात है, सबसे दिक्कत की बात क्या है कि इनका यार अभी हम लोगों ने देखा कि जितना पास रहेगा क्लियर पिक्चर तो आएगा, लेकिन कवरेज बहुत थोड़ा सा रहेगा, बहुत छोटा सा एरिया देख पाएगा, है ना, उतना नीचे से देख रहा है, दूर से थोड़ी देख रहा है, तो लिमिटेड कवरेज है। ये इसका एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो इतना चैलेंजेस अगर आपने समझ लिया है तो आप एक चीज को और समझ सकते हो कि लो अर्थ ऑर्बिट पर चूंकि सैटेलाइट को भेजना आसान है, कितना भी भारी से भारी सैटेलाइट हो या 3-350 किलोमीटर पर भेजना है उसको, तो उसके लिए जो लॉन्च व्हीकल है वो थोड़ा सस्ता टाइप का भी चलता है। सस्ता मतलब ऐसा भी नहीं कि वो चालू कंपनी का लेके आपने भेज दिया, ऐसा नहीं है। मतलब वो फुल फ्लेजेड मैनर में बनाओ, लेकिन हाँ उसका फ्यूल उसकी टेक्नोलॉजी थोड़ी लिमिटेड भी होती है, तो भी लो अर्थ ऑर्बिट का सैटेलाइट आराम से कोई भी देश भेज सकता है। तो इसीलिए ना
ज्यादा से ज्यादा सैटेलाइट्स जो है वो लोअर ऑर्बिट में, और लोअर ऑर्बिट में होने की वजह से ऐसे कई सारे सैटेलाइट है जो शॉर्ट लाइफ स्पैन की वजह से क्या करते हैं, खराब हो जाते हैं। अब खराब होने के बाद में उनको कोई वापस उतार के नहीं लेकर आता, पतंग थोड़ी ना कि भाई उड़ाए थे, या तो पतंग कट के नीचे आ जाती है, या तो जब बोर हो गया तो उसको नीचे रस्सी से लपेट लिया होता है, ऐसा तो होता नहीं है। ये जो सैटेलाइट्स हैं ये वहीं पर स्पेस जंक बना के घूमती रहती है। तो हम यूं बोल सकते हैं कि लोअर ऑर्बिट का सैटेलाइट जो होता है वो सबसे ज्यादा स्पेस डेब्रिस में काउंट कर सकते हैं। और काउंट इसलिए भी कर सकते हैं, सबसे छोटा ऑर्बिट है ना, सबसे छोटा ऑर्बिट है, उसमें 100 सैटेलाइट भी डालोगे तो भी दिखेगा कि हाँ यहाँ पे 100 सैटेलाइट। अगर बड़ा ऑर्बिट है उसमें 100 सैटेलाइट डालोगे तो दूर दूर दिखेगा 100 सैटेलाइट, है ना, तो वो लगेगा कि अरे नहीं अभी तो बहुत बढ़ सकते हैं। तो छोटा ऑर्बिट पर ज्यादा सैटेलाइट्स मतलब कि ज्यादा स्पेस डेब्रिस, तो इसलिए स्पेस डेब्रिस ये ज्यादा क्रिएट करता है। तो ये कुछ चैलेंजेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं अपने दूसरे ऑर्बिट की तरफ, इसका नाम है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो है इसका रेंज जो है वही 2000 किलोमीटर तक ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो 2000 से 20000 किलोमीटर तक की रेंज की अगर हम बात करेंगे तो ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट कहलाएगा। इसको सिंपल समझ सकते हो, 2000 किलोमीटर से लेकर 20000 किलोमीटर तक। इसको बेसिकली क्यों इस्तेमाल किया जाता है? इसको इस्तेमाल किया जाता है हमारे जीपीएस सिस्टम के लिए, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स के लिए, जीपीएस। यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि मेजरली यूज्ड फॉर जीपीएस। जीपीएस क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्यों जीपीएस यहाँ पर लोअर ऑर्बिट क्यों डालते हैं? लोअर ऑर्बिट इसलिए नहीं डालते भाई कि बहुत सैटेलाइट लगाने पड़ जाएंगे आपको पूरा ग्लोब कवर करने के लिए, समझ लो, तो छोटू सा एरिया कवर करता है, और अगर जीपीएस सिस्टम में पूरा ग्लोब कवर करना है फिर तो सैकड़ों हजारों सैटेलाइट लगाने पड़ जाएंगे, तब जाकर छोटू सा एरिया सारा सारा करके कवर होगा। और हम लोग इसको और दूर दूर नहीं भेजते, कहते हैं यार तुम इससे बढ़िया तुम्हें पैसे बचाने, तुम्हें कम ही सैटेलाइट चाहिए, तुम चले जाओ अपने दूर के ऑर्बिट में चले जाओ, वहां पर लगा दो, 36000 किलोमीटर दूर लगा दो, वहां पर देखो, वहां तो पूरा ऐसा आधा ग्लोब तुम्हें दिखेगा। तो होता है यार बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन जो हमें एक्यूरेट टाइम जोन के साथ में देखना पड़ता है यार। बात क्या है कि मेरी कार में कार चला रहा हूँ, कार चलाते चलाते मुझे समझ में आया कि अच्छा अब मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन में यहाँ पर पहुंच गया, है ना, ये बात तय है। अब ये सिग्नल चल जाएगा 36000 किलोमीटर, फिर 36000 किलोमीटर से वापस आएगा तो उसमें डिले हो जाएगा यार। तो डेटा डिले के तौर से समझ सकते हैं, और हमें चाहिए इस जीपीएस सिस्टम में बड़ा एक्यूरेट सा, और इसको लो ऑर्बिट में लगा क्योंकि नंबर ऑफ सैटेलाइट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए जो जीपीएस है यहाँ पर 24 सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन है, 24 सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन है। यही 24 सैटेलाइट्स जो हैं ये मिलकर पूरे ग्लोब को कवर कर देते हैं भाई साहब, पूरे ग्लोब को कवर कर देते हैं। इंडिया के पास ऐसा कोई है जीपीएस? नहीं, इंडिया के पास नहीं है भाई साहब। इंडिया के पास ऐसा कोई भी जीपीएस सिस्टम नहीं है। इंडिया के पास डेफिनेटली नेविगेशन सिस्टम है, जैसे कि कार कहां पर खड़ी है, बाइक कहां पर चल रही है, मैप वगैरह देखने के लिए वो इंडिया के पास सिस्टम है, उसका नाम है नाविक। लेकिन बेटा इंडिया अपनी मजबूरी की वजह से उसको इस मीडियम अर्थ ऑर्बिट में नहीं प्लेस करता है, उसको वो प्लेस करता है हाई अर्थ ऑर्बिट। और क्यों करता है उसके पीछे सॉलिड रीजन, तो टेंशन मत लो, उसको भी नेक्स्ट में बस पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं कि इसको बहुत बार हम लोग इसी तरीके से मोबाइल और फोन नेटवर्क के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि इसी ऑर्बिट को हम लोग कम्युनिकेशन पर्पस से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अगर हम इसके कुछ मेजर चैलेंजेस की बात करें, मेजर चैलेंजेस की अगर बात करें इसी में लिखते हैं मेजर चैलेंजेस। ऐसा मेजर चैलेंजेस देखो, ऐसा कुछ है नहीं, बस सिंपल सा वही जो भी खासियत होगी लोअर ऑर्बिट की वो इसका चैलेंज बन जाएगा। तो इसमें बस इतना ही है, हम अभी भी ये लिख सकते हैं यार ये भी ना लिमिटेड कवरेज ही देगा, मतलब ये सब फर्जी चीजें हैं, है ना। लिमिटेड कवरेज जितना उसको जरूरत है वो दे रहा है, तो लिमिटेड कवरेज किससे कंपेयर कर रहे हो? लोअर ऑर्बिट से कंपेयर करो तो बोलोगे ज्यादा कवरेज दे रहा है और उसको एडवांटेज में लिखोगे, ठीक है। तो ये ऐसे ही चलता है मेजर चैलेंज वगैरह, ऐसा कुछ है चैलेंजेस के नाम पर। यहाँ पर एक चीज का बस इतना समझ सकते हो कि यहाँ पर जो भी सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है वो थोड़ा सा ज्यादा पावर कंजम्पशन करेगा, जैसी बात है। जो भी सैटेलाइट रन कर रहा है उसको सिग्नल दूर तक ट्रांसमिट करना और दूर से रिसीव करना है, तो उसके लिए थोड़ा सा पावर कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिमिटेड कवरेज के साथ साथ यहाँ पर जो पावर कंजम्पशन है वो थोड़ा ज्यादा है, ठीक। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले वाले की तरफ। अरे नहीं एक चीज यहाँ पर बस ये चलना है, ये चीज, ये 20000 नहीं है, 20000 नहीं, ये इसको कर देना आप प्रॉपर पूरा 35786 किलोमीटर। ये स्पेशल क्यों इतना मैं आपको भी समझाता हूँ। ये पूरा मीडियम अर्थ ऑर्बिट पूरा बड़े बड़े जोन में है ना, इतने सब जगह पर आप मीडियम अर्थ ऑर्बिट ले सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्बिट की तरफ, लिखते हैं जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, जीईओ। अच्छा यहाँ पर अगर जियो स्टेशनरी में स्टेशनरी वर्ड इस्तेमाल किया है तो क्या इसका मतलब कुछ निकलता है? स्टेशनरी है क्या? तो देखो हमने जैसे बात किया कि भाई साहब अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के साथ में तुम्हें बैलेंस करना है एक पर्टिकुलर हाइट पर, तो तुमको वो स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। स्पीड मेंटेन नहीं करोगे तो भाई साहब वो ग्रेविटी की आगोश में पड़ जाएगा। तो दूर करते गए तब तक करते गए जब तक हमें एक ऐसी स्पीड मिल जाए जहां पर हम लोग नॉर्मल स्पीड से चले, और उस स्पीड से उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में जिस स्पीड से हम चले वो एक्जैक्टली उतना ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करे जिससे कि वो ग्रेविटी से बैलेंस भी हो जाए, और जो उसकी रिवॉल्यूशन की स्पीड है वो एक्जैक्टली मैच कर जाए अर्थ की रोटेशन। मतलब अगर अर्थ को एक अपने दूरी पर घूमने पर, अपने एक्सिस पर घूमने पर 24 घंटे लगते हैं तो उस सैटेलाइट को रिवॉल्व करने पे भी 24 घंटे लगेंगे। मतलब कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, ये स्पेशल हमें मिलता है कहां पर? हमें मिलता है 35786 किलोमीटर। इसको आप लोग अप्रॉक्सीमेशन 36000 किलोमीटर भी लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो यहाँ पर 35786 किलोमीटर का जो ये आप हाइट तक पहुंचते हो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि रिवॉल्यूशन पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज इक्वल टू रोटेशन पीरियड ऑफ अर्थ, रोटेशन पीरियड ऑफ अर्थ। ये समझ में सिंपल वैसा है जैसे आपने मान लो पतंग उड़ाते हो ना तुम लोग, तो पतंग उड़ाई आपने, पतंग पूरी रील ऐसे ढील दी और अब अपना परिधि या जो भी आप लोग बोलते हो लटाई परिधि जो भी बोलते हो वो लेकर खड़े हो, और हवा इतना है कि आप पतंग कहीं हिल नहीं रहा, बिल्कुल कांस्टेंट सामने पड़ा है, बस आप ऐसे उसको परिधि को लेकर खड़े हो, है ना। तो जैसे वो आपको अपने आप के सीधे आसमान में दिखता है वैसे ही जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट के सैटेलाइट्स भी वैसे दिखेंगे। क्यों? क्योंकि जितनी स्पीड से हम अर्थ पर खड़े होकर रोटेट कर रहे हैं उतनी स्पीड से वो भी साथ साथ रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो हमें हमेशा वो कैसा दिखेगा कि भाई साहब हमने उस सैटेलाइट को ढील दिया पतंग जैसा, वो सामने हमें हमेशा आंखों के सामने दिखेगा वो हमसे। तो अब इसका इस्तेमाल कहां कहां कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल सबसे पहले हम लोग को अगर करना भी होगा तो हम लोग इसका यूज कहां करेंगे? आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग के घर में टीवी लगा है, डिश टीवी लगा है, डिश टीवी का एंटीना होता है, और एंटीना जो है वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में कंसंट्रेटेड होता है। वो एक डायरेक्शन में कंसंट्रेटेड क्यों होता है? अगर छत पे चढ़ोगे तो सबकी छतरी जो है वो सबकी छतरी एक पिन पॉइंट पर ही दूर आकाश में पॉइंटेड होती है। क्यों पॉइंट होती है? क्योंकि वहीं पर लगा होता है बेटा क्या, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट का कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये कम्युनिकेशन टीवी ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट बोल दो, जो भी नाम दे दो इसको, वो एकदम आसमान में एंटीना फिक्स है। अब क्या है कि आपका घर का जो एंटीना छतरी है, वो घर का छतरी जो है टीवी वाला छतरी, वो एकदम एक्जैक्टली उस तरफ पॉइंट आउट कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब जिंदगी भर वो वही रहेगा भाई साहब, अब वो हिलने डुलने का नहीं है, वो स्टेशनरी अर्थ जहां जहां मूव करे उसके साथ साथ घूमता रहेगा वो भी। तो इसीलिए ऐसे जगहों पर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट को इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग बेसिकली इसके लिए क्या लिख सकते हैं? हम लोग इसके लिए लिख सकते हैं फिक्स्ड कवरेज, और कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं कम्युनिकेशन पर्पस के लिए।
और इसका सबसे सिंपल फायदा क्या मिल रहा है हम लोग को? फायदा यही मिल रहा है कि ये हमारे अर्थ से बिल्कुल शानदार सामने चिपका हुआ है। लेकिन यहाँ पर ना एक एक टेंशन है। एक टेंशन क्या है या फिर एक चेंज क्या हो सकता है? यहाँ पर एक चीज का हमेशा ध्यान देना है आपको, इसी का एक जुड़वा भाई है। जुड़वा भाई जो है उसका नाम है बेसिकली जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, है ना? क्या बोला हमने? जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट। जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट जो है और जियोस्टेशनरी ऑर्बिट, उन दोनों में अंतर क्या है? कोई बता पाएगा अभी आप में से? कोई? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो तो ठीक है। अदरवाइज जब भी हम लोग जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट की बात करते हैं तो बेटा एक चीज का हमेशा ध्यान देना, यहाँ पर आओ और देखो इस चीज को। मानते हैं कि अगर ये हमारा अर्थ है और अर्थ जो है वो बेटा सीधे सीधे तो घूमता नहीं है ना, वो उसकी भी अपनी एक एक्सिस है। एक्सिस है, मान लेते हैं यहाँ पर ये एक्सिस है, यहाँ पर और ये यहाँ पर। और इस एक्सिस के चारों तरफ एक यहाँ पर इक्वेटर बना सकते हैं हम लोग। ये इक्वेटर बना सकता है ना? ये इक्वेटर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इस इक्वेटर के पैरेलल में अगर वो दौड़ेगा तभी तो वो सीधे सीधे दिखेगा। अगर ऊपर रहा तो अर्थ तो ऐसे नाच रहा है और वो भाई साहब ऐसे नाच रहा है, तो एक साइड में क्या दिखेगा? एक साइड में दिखेगा कि यार एक तरफ तो मान लो मैं इक्वेटर पे खड़ा हूं और इक्वेटर पे पतंग उड़ाऊं, तो इक्वेटर पे पतंग उड़ाने का मतलब है कि वो सीधा दिख रहा है मुझे, है ना? ये बिल्कुल सीधा है। और जैसे जैसे अर्थ घूमता जाएगा वैसे वैसे बिल्कुल आपके सामने वो सैटेलाइट भी हमारे साथ साथ इक्वेटर पर घूमती जाएगी। ये बेसिकली बिल्कुल कांस्टेंट है। एक्चुअली में यही है आपका क्या? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमेशा और हमेशा कहां पर मिलेंगे आपको? इक्वेटर, इक्वेटोरियल प्लेन पर मिलेंगे, है ना? इक्वेटोरियल प्लेन पर मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हमने इनको कहीं और लगा दिया तो, कहीं यहां पर डाल दिया तो, यहां पर डाल दिया, यहां पर डाल दिया तो इक्वेटर में अब ये तो कुछ इस तरीके से ट्रैवल करेंगे, ये वाला हिस्सा कवर करेंगे और अर्थ तो ऐसे घूम रहा है। इनका अभी भी रोटेशन पीरियड जो अर्थ के रोटेशन पीरियड के ही बराबर इनका रिवॉल्यूशन का पीरियड होगा। कितना होगा? 24 घंटे एग्जैक्टली तो नहीं बोलते हैं, कितना हो सकता है? ये हो सकता है यार देखो 23 आवर्स 56 मिनट और 4 सेकंड ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना? ये एक दिन का अपना अर्थ का रोटेशन पीरियड है, अप्रॉक्सिमेटली 24 घंटे जिनको बोलते हैं। तो ये 24 घंटे में जो स्टेशनरी ऑर्बिट के साथ साथ इनका जो जुड़वा भाई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, जीएसओ। ये जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, ये बेसिकली कैसे करता है? अब इसके लिए थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैं आपको एक फिगर दिखाता हूं फटाफट से। जीईओ वर्सेस टीएसओ ऑर्बिट, जीआईएफ। अब आपके समझ में आ जाएगा भाई बहुत ही तरीके से। ये सुनाता हूं। इसको देख सकते हैं। ओपन इमेजिंग न्यू टैब। बोलो भाई। हाँ, अब इसको ध्यान से देखने की कोशिश करना, है ना? इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पर दो सैटेलाइट्स आप देख रहे हो और अर्थ के ही हिसाब से दोनों घूमते जा रहे हैं, है ना? लगभग लगभग अगर 23 घंटे 56 मिनट या 24 घंटे की बात करें, जितना तेजी से अर्थ रिवॉल्व कर रहा है उतनी तेजी से ये भी रिवॉल्व कर, मतलब रोटेट कर रहा है उतनी तेजी से ये भी रिवॉल्व कर रहा है। बस दिक्कत क्या है मैं आपको समझाता हूं। अब देखो यहाँ पर अगर आप एक सैटेलाइट को देखोगे जो कि अर्थ के बिल्कुल ठीक पैरेलल घूम रहा है, वो है ये नीले रंग वाला जिसको ये पिंक कलर के लाइन से कनेक्ट किया गया है।